डियर स्टूडेंट, कल हमने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ा था, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण। आज हम बात करेंगे कीटोन के ऑक्सीकरण के बारे में। कीटोनों का ऑक्सीकरण सरलता से नहीं होता, किंतु यदि क्रोमिक अम्ल अथवा नाइट्रिक अम्ल जैसे प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ क्रिया कराई जाती है तो कार्बोनिल समूह के दोनों ओर के सीसी बंधों में से किसी एक बंध का क्लीवेज हो जाता है और कम कार्बन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। बहुत ही सिंपल बात बता रहे हैं। कीटोन है, इनके लिए प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए, और कार्बन कार्बन बंधों में से किसी एक बंध का विदलन हो जाता है और कम कार्बन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। इट्स मीन एक कार्बन कम का एसिड बनता है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में से एक कार्बन घटा तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। यह है एसिटिक एसिड, इसमें कार्बन 2 है। और यहां हमने लिया था एसीटोन, जिसमें कार्बन की संख्या 3 थी। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, C6H5C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटोफिनॉन। KMnO4 की प्रेजेंस में हमने ऑक्सीडेशन कराया है। C6H5COOH प्लस वाटर प्लस CO2, ये बन गया हमारा बेंजोइक एसिड। चक्रीय कीटोनों की स्थिति में उतने ही कार्बन परमाणुओं का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। जब भी हम साइक्लिक कीटोन लेते हैं KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उतने ही कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, एडिपिक एसिड। इन अभिक्रियाओं में कार्बन कार्बन बंध का जो क्लीवेज है इनोल रूप के द्वारा संपन्न होता है। जैसे देखिए, जैसे कीटोफॉर्म में ठीक है। अब इसको हम इनोल रूप में कन्वर्ट करते हैं। ये डबल बॉन्ड C, ये OH, सिंगल बॉन्ड C, ये H और ये H, ये इनोल रूप। इसी प्रकार अब डबल बॉन्ड इधर जाए तो यह हाइड्रोजन इधर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नियम आता है, पोपाफ रूल। पोपाफ रूल हमें एक असिमेट्रिकल कीटोन में किस ओर का C-CO बॉन्ड टूटे इस संबंध में जानकारी देता है। अनसिमेट्रिकल जो कीटोन्स होते हैं उसमें जो C-CO बॉन्ड है वह किस प्रकार टूटे इस संबंध में जानकारी देता है। किस और टूटे इस संबंध में जानकारी देता है। तो इसमें पहला है, CO समूह के उस तरफ का CCO बंध टूटता है जिधर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो।
पहला नियम क्या कहता है, सीओ समूह के उस तरफ का CCO बॉन्ड ब्रेक होता है जिधर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 MnO4 की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो नियम क्या कहता है, जिधर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो, तो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 3 है, इट्स मीन बॉन्ड का ब्रेकअप इधर से होगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 COH, ब्यूटेनॉल लिया तो हमें 2 अणु एसिटिक अम्ल के प्राप्त हुए। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखते हैं, यदि CO समूह के दोनों ओर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान हो तो CO समूह प्रमुख रूप से उस एल्किल समूह पर लगा रहता है जिसमें कार्बन परमाणु कम हो। अब देखिए CO समूह जो है, CO समूह के दोनों ओर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु समान हो तो CO समूह प्रमुख रूप से उस एल्किल समूह पर लगा रहता है जिसमें कार्बन परमाणु कम हो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और CH3 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉन, 3 हेक्सेनॉन हमने लिया। क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हमने कराया तो इधर भी अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इधर भी अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, लेकिन ओवरऑल इधर 2 कार्बन परमाणु है और ओवरऑल इधर 3 कार्बन परमाणु है। तो CO समूह किधर रहेगा, जिधर कार्बन की संख्या कम हो, इट्स मीन ये ब्रेकअप यहां से होगा। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, प्रोपियोनिक अम्ल मुख्य उत्पाद। ये मेजर प्रोडक्ट, और साथ में बनेगा CH3 CH2 COH, ये भी प्रोपियोनिक एसिड है लेकिन कम मात्रा में। इसी प्रकार हम इसका एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 CrO3,
इधर भी 2, इधर भी 2, तो कार्बन परमाणु की संख्या इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो हमारा बॉन्ड किधर से टूटेगा? जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो, तो ये बॉन्ड भी हमारा इधर से टूटेगा और क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्लस सॉरी ये तो सेम रिएक्शन हो गई। यदि हम CO ग्रुप के बंध का विदलन अधिक कार्बन परमाणु की तरफ से करें तो हमें उत्पाद की मात्रा बहुत ही कम प्राप्त होगी। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। सपोज करो हमने इधर से बॉन्ड को ब्रैकेट किया या विदलन किया, तो हमें CH3 COH एसिटिक एसिड प्लस साथ में बना ब्यूटेनोइक एसिड CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये हमें बहुत ही अल्प मात्रा में प्राप्त होगा, जो ये इंडिकेशन देता है कि अभिक्रिया जो पहले वाली कराई गई थी, जिसमें CO समूह के दोनों तरफ यदि समान हाइड्रोजन हो, तो हमें विदलन उस तरफ से कराना है जिधर से कम कार्बन परमाणु उपस्थित हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है सेलेनियम ऑक्साइड। कंपटीशन में इसके बहुत सवाल आते हैं। ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट है। ये जो रिएजेंट्स है, जो कार्बोनिल समूह है, उसके पास वाले कार्बन को कार्बोनिल समूह में कन्वर्ट कर देता है। सेलेनियम ऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीडेशन कराने पर CO समूह का निकटवर्ती CH2 समूह या CH3 समूह का ऑक्सीकरण होता है और डाइकार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है, डाइकार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है। देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड। तीर के ऊपर लिखा हुआ सेलेनियम ऑक्साइड। कंपटीशन में इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमें। एसिटाल्डिहाइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड लिखा है, तो इसके पास वाला कार्बन ये है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ग्लाइऑक्सेल का निर्माण हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। सेलेनियम ऑक्साइड लिया गया। तो जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी
दो कार्बन के आ जाए कि इधर वाला के इधर वाला, तो प्रीफरेंस हमेशा CH2 को देना है बजाय CH3 की। जब आप एग्जाम में जाओगे तो चार ऑप्शन मिलेंगे, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ मिलेगा और इसका भी मिलेगा, लेकिन आंसर जो सही होगा वो CH2 वाला होगा, ना कि CH3 वाला। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 ब्यूटेन डाइऑन का फॉर्मेशन होता है। साथ में सेलेनियम निकलता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, कोई विशेष नहीं है, हमें तो कंपाउंड प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसी प्रकार यदि साइक्लिक कीटोन आ जाए और सेलेनियम ऑक्साइड आ जाए तो पास वाले कार्बन को कार्बोनिल में कन्वर्ट करना है। साइक्लोहेक्सेन डाइऑन, साथ में वाटर, साथ में सेलेनियम। तो ये तो वो सारे थे जो कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के बारे में जानकारी हमें मिली। अब हम एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया पढ़ेंगे, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन फॉर कीटोन। या एल्डिहाइड दोनों के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है ये भी, बेयर विलेजर। ये अभिक्रिया जो होती है पैरासिट की प्रेजेंस में होती है। जब पैरासिट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड व कीटोन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड व एस्टर का फॉर्मेशन होता है। यदि हम एल्डिहाइड लेते हैं तो हमें एसिड प्राप्त होगा, और जब हम कीटोन लेते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होगा। पर एसिड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड तो देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन हमें देते हैं ऑक्सीडेशन पर एस्टर। पर एसिड क्या होते हैं? सामान्य जो एसिड है उनसे एक ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, ऐसे यौगिक को हम पर एसिड कहते हैं। सिंपल रिएक्शन है, देखते हैं हम। CH3 C डबल बॉन्ड OH जैसे एल्डिहाइड है, बेंजोइक पर एसिड C6H5 C डबल बॉन्ड OOH बेंजोइक पर बेंजोइक एसिड है। और ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है। दोनों की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड OH साथ में बनता है बेंजोइक एसिड। इसी प्रकार यदि हम कीटोन लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH3 प्लस पर बेंजोइक एसिड के साथ ही हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो आप देखोगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस बेंजोइक एसिड, यहाँ बना मैथिल एसीटेट, ये मैथिल ये एसीटेट। इस अभिक्रिया को हम बेयर विलेजर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं और यह कीटोन के ऑक्सीकरण के लिए विशेष उपयोगी है क्योंकि इससे कार्बोक्सिलिक एस्टर बनते हैं। अब हम इसकी क्रिया विधि देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछी भी जाती है। मैकेनिज्म, पहले जो बेंजोइक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5 जैसे कि हमने ये कीटोन लिया है, कीटोन की रिएक्शन हम कराते हैं बेंजोइक एसिड के साथ
बेंजोइक एसिड में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर जो कीटोन का है उसके कार्बन पर अटैक करता है। अटैक करते ही इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और हमारी जो स्ट्रक्चर बनती है CH3 CO पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये C6H5 बनता है, ये O C डबल बॉन्ड OR। अब जैसे इस स्ट्रक्चर पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और H+ के रूप में रिमूव हो जाता है। जैसे ही H+ के रिमूव होगा इस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा CH3 COH C6H5 O C डबल बॉन्ड OR। इस प्रकार की हमारी स्ट्रक्चर बन गई। अब जैसे ये स्ट्रक्चर बनी, ये जो C6H5 है ये माइग्रेट करेगा, कहाँ करेगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे ही इस ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और हमारा बन जाएगा CH3 COH C6H5 और C पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और साथ में बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव आयन। बहुत ही सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो कंपाउंड बना, जो कार्बोकैटायन है, जो कार्बोकैटायन बना हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और ये H+ के रूप में निकलेगा। जैसे ही H+ के रूप में निकलेगा ये इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और बन जाएगा CH3, यहाँ O है, O के ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, ये तो बन गया हमारा एस्टर, ठीक है। और ये H इसने अट्रैक्ट कर लिया प्लस RC डबल बॉन्ड OH और ये हमारा बन गया एसिड। तो जितने भी कीटोन्स होते हैं जिनका हम बेयर विलेजर ऑक्सीकरण के द्वारा ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। इसका नाम है फेनिल एसीटेट। उम्मीद करता हूँ यह अभिक्रिया विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ जो ग्रुप माइग्रेट करता है इन दोनों में से कौन माइग्रेट करेगा, तो माइग्रेट करने का एक ऑर्डर देके रखा हुआ है। यदि यहाँ पर दोनों ग्रुप समान होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे हाइड्रोजन करो या इधर वाला हाइड्रोजन करो। अगर दोनों मैथिल होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ दो अलग अलग ग्रुप है तो माइग्रेट कौन होगा ये डिपेंड करता है कि अधिक स्टेबल या अधिक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका है। जिसका अधिक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा वह आसानी से माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की सीरीज अगर हम देखें, इसको बोलते हैं विस्थापन प्रवृत्ति। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का, फिर होता है फेनिल का, फिर होता है 3 डिग्री एल्किल का, फिर होता है 2 डिग्री एल्किल का, फिर होता है 1 डिग्री एल्किल का और सबसे लास्ट में होता है मेथिल का। इट्स मीन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ दो ग्रुप थे, आपने देखा मेथिल और फेनिल। तो फेनिल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए CH3 की बजाय फेनिल ग्रुप ने यहाँ माइग्रेशन किया, ठीक है। इसके बाद हम अभिक्रिया पढ़ेंगे कैनिज़रो रिएक्शन। ये अभिक्रिया भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर एक
क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन। इसका मतलब होता है उस अभिक्रिया में उसी मॉलिक्यूल का एक बार ऑक्सीडेशन होना और एक बार रिडक्शन होना, मतलब एक प्रकार का रिडक्स प्रोडक्ट देना। इस क्रिया को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन। और ये जो अभिक्रिया है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में संपन्न होती है। पहली तो बात ये है, द्वितीय कौन है, वे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। दूसरा, कॉन्सेंट्रेट बेस की प्रेजेंस में होती है। तीसरा, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी है। चौथा, डिस्प्रोपोर्शन होता है, मतलब वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज एंड वही वन मॉलिक्यूल इज रिड्यूस, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम मॉलिक्यूल ठीक है। तो इसका एक अणु तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया करता है, और दूसरा अणु क्या करता है, रिडक्शन की अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड के आधे अणु अपचयित होकर अल्कोहल बनाते हैं, जबकि शेष आधे अणु ऑक्सीकृत होकर अम्ल बनाते हैं, जो क्षारीय माध्यम में होने के कारण लवण के रूप में प्राप्त होते हैं। अब नो डाउट एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड देगा, और बेस मीडियम में तो एसिड का साल्ट देगा, और जब रिडक्शन होगा तो अल्कोहल देगा। एग्जाम्पल कौन कौन से दे सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड दे सकता है, पिबेल्डिहाइड दे सकता है, क्लोरल भी दे सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बेंजल्डिहाइड भी दे सकता है, सॉरी। तो इस प्रकार आप देखोगे तो बहुत सारी जो एल्डिहाइड हैं वो इस प्रकार की अभिक्रिया को शो करते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी इस प्रकार के सवाल आते हैं कि इनमें से N0 अभिक्रिया दे सकता है, तो वहां आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो ऑप्शन में हमें ध्यान रखना है कि वे एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही इस अभिक्रिया को देते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात है, ये कॉन्सेंट्रेट बेस की प्रेजेंस में होती है। बहुत कम अभिक्रियाएं जो कॉन्सेंट्रेट बेस काम में लिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है। देखिए क्रियाविधि, बेस है अपने पास, सपोज करो हमने NaOH लिया है तो Na प्लस OH आयन में टूटता है। अब हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है और ये बेस की रिएक्शन होगी। नेगेटिव चार्ज है तो ये हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा, जैसे इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। अब O पे नेगेटिव चार्ज है तो O अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो ये H आयन बाहर हाइड्राइड के रूप में। सिंपल सी बात है। तो HC डबल बॉन्ड O OH प्लस H नेगेटिव आयन बन गया हाइड्राइड। अब ये हाइड्राइड आयन फॉर्मेल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल्स पर अटैक करेगा। सेम प्रोसीजर है, हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। तो
HCO नेगेटिव H H बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब ये जो H बन चुका है, ये जो एसिड बना है ना, ये और ये आपस में अपने हाइड्राइड का ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो यहां से H जो है H आयन के रूप में रिलीज होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये यहां गए तो ये यहां गए, तो ये H आयन के रूप में, सॉरी H प्लस के रूप में निकलेगा। जैसे H प्लस के रूप में जाएगा, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, तो ये बन जाएगा हमारा CH3 OH प्लस, और ये बन जाएगा HCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। साल्ट हो गया एक प्रकार से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCOO नेगेटिव फॉर्मेट आयन। ये तो बन गया मेथेनॉल, और ये बन गया फॉर्मेट आयन। क्योंकि सोडियम आयन अभी भी हमारे पास पड़े हैं, तो ये सोडियम आयन इसके साथ रिएक्शन करके सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओवरऑल ये हमारी मैकेनिज्म है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु रिडक्शन द्वारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, और फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा जो मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेशन के द्वारा इसे साल्ट में कन्वर्ट हो गया। कई बार क्या होता है, एक ही अणु के अंदर कैनेजरो रिएक्शन संपन्न हो जाती है, जिसके अंदर एक से अधिक CO ग्रुप हो, 1,2 डाइएल्डिहाइड अथवा अल्फा कीटोएल्डिहाइड। इस प्रकार की अभिक्रिया में एक ही अणु के एक समूह के हाइड्राइड आयन दूसरे समूह पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, फेनिल ग्लाइऑक्सिल। इंटरनल कैनेजरो रिएक्शन, एक ही अणु के अंदर C6H5C डबल बॉन्ड O H, सॉरी, जैसे ये फेनिल ग्लाइऑक्सिल, कॉन्सेंट्रेट बेस लिखा हुआ है NaOH, दो अणु है, दो अणु में एक में ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक में रिडक्शन हो जाएगा। C6H5C सॉरी C इसका तो हो गया रिडक्शन, और ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये बन गया ऑक्सीडेशन से। तो मैंडिलेट आयन, एक ही अणु के अंदर ऑक्सीडेशन और एक ही अणु के अंदर रिडक्शन। और कई बार क्या होता है, क्रॉस कैनेजरो रिएक्शन भी होती है। क्रॉस कैनेजरो रिएक्शन का मतलब होता है दो अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड काम में लिए जाते हैं, जैसे कि CH3 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 CH, ये एपिवेल्डिहाइड। एक कार्बन है जिसके ऊपर 3 तो मैथिल ग्रुप लगे हुए, एक CHO लगे हुए, इट्स मीन ये अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं है, ये एपिवेल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं। वही ऊपर कॉन्सेंट्रेट बेस लिखा हुआ है, अभिक्रिया को इसी के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि अभिक्रिया कौन सी है, देखने से हमें पता चल जाता है। तो इस बात हमेशा ध्यान रखना, जो छोटा मॉलिक्यूल्स होता है वो हमेशा साल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अल्कोहल, नियोपेंटिल अल्कोहल। साथ में बन गया HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, सोडियम फॉर्मेट। उसके बाद हम बात करेंगे रिडक्शन की।
ये हमारा लास्ट टॉपिक है रिडक्शन, जिसमें 3 अभिक्रियाएं हैं। रिडक्शन सामान्यतः एल्डिहाइडों का अपचयन प्राथमिक एल्कोहलों में व कीटोन का अपचयन सेकेंडरी अल्कोहलों में होता है, किंतु एल्डिहाइड व कीटोन पूर्ण रूप से अपचित होकर हाइड्रोकार्बन भी बनाते हैं। जब इनका कंप्लीट रिडक्शन करा दिया जाता है तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं जिसमें है, पहला है MPV, मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ले, मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन। सिंपल अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा। जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल में किसी कार्बोनिल यौगिक को अल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो कार्बोनिल यौगिक अल्कोहल में अपचयित हो जाता है और साथ में एसीटोन बनता है, जिसे मंद आसवन द्वारा पृथक कर लेते हैं। जैसे HHC डबल बॉन्ड O फॉर्मेल्डिहाइड लिया, अब हम ले रहे हैं CH3 की ऑल्टवाइज CHOH आइसोप्रोपिल अल्कोहल। उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं हम एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड Me2 का Me2CHO की ऑल्थराइज एल्युमिनियम। सिंपल है, CH3OH बन जाएगा, साथ में बन जाएगा CH3 का ऑल्टवाइज C डबल बॉन्ड। तो ये बन गया आपका अल्कोहल। अगर हम कीटोन लेते हैं सेम रिएक्शन में और आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेते हैं CH3 CHOH, सेम कंडीशन लगाते हैं तो R CHROH प्लस एसीटोन। जस्ट रिवर्स हो गया, जो कीटोन था वो तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, जो अल्कोहल था वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया। सिंपल अभिक्रिया है। क्रियाविधि के बारे में हम बात नहीं करेंगे इसकी। उसके बाद हम बात करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लीमेंसन रिडक्शन। अमलगमित जस्त व सांद्र HCl के साथ कार्बोनिल समूह का कंप्लीट रिडक्शन होके अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है RHC डबल बॉन्ड O प्लस 4H रिडक्शन करा रहे हैं जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl की प्रेजेंस में, तो RHCH2। सिंपल सी अभिक्रिया है। C डबल बॉन्ड जो ग्रुप है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट